नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कातिल रात की कातिल हसीना का भाग 28वां। अब आगे। वो गुलाब से खिले चेहरे वाली और गुलाब सी महकने वाली रोज थी। रोज और पुष्पा, दो फूलों का ये मिलन देखकर जहां मैं अचंभित था, वहीं हमारे निशाने पर जाफरीन और गुल को देखकर वे दोनों भी हैरानी से हमारी ओर ही देख रहे थे। मेरे ख्याल से अब कुछ कहने सुनने के लिए बचा ही नहीं था। अब तो सब रहस्यों से पर्दा हटने का समय आ गया था। बस इस जहाज पर आपके ही दर्शन बाकी रह गए थे। मेरी नूर ए नजर, मैंने रोज को देखते ही बोला। हालांकि मेरे सामने पड़ने पर उसका रिएक्शन कुछ और होना चाहिए था, लेकिन वो बड़े सब्र के साथ चलती हुई मेरे करीब आकर खड़ी हो गई और मेरे चेहरे को गौर से देखने लगी। सोचा नहीं था कि इतने खतरनाक बंदे निकलोगे, नहीं तो वहीं होटल में ही तुम्हारे खाने में जहर मिला देती। रोज ने तपे हुए स्वर में बोला। मेरी जान की दुश्मन, अपने इरादे अगर पहली मुलाकात में जाहिर कर दिए होते तो क्या पता इस बाजी को हम साथ मिलकर खेल रहे होते। मैं अब अपनी शतरंज की गोटियां बिछाने लगा था। मैंने तुम्हें एक मामूली सा जासूस समझा था, जिसे 2-4 दिन मुंबई का सैर सपाटा करके लौट जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो मेरी उम्मीदों से 1000 गुना बढ़कर निकले और मुझे ये स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं की। तुमने मेरे हर चाल को लगभग निस्तानाबूद कर दिया है। रोज जिस लहजे में बोल रही थी उससे साफ जाहिर हो रहा था कि इस सबके पीछे रोज का ही हाथ था। लेकिन एक मामूली सी नौकरानी इतना बड़ा गेम प्लान कैसे कर सकती थी? इसका मतलब इस सब के पीछे तुम थी। तुमने ही चारू का किडनैप करवाया। नमिता को भी तुम्हारे इशारे पर ही इस जहाज पर लाया गया था और अब पुष्पा मैडम को आपके साथ देखकर मलकानी का यहाँ आना और उसका इस तरह से मर जाना भी समझ में आ रहा है। मैंने एक ही सांस में रोज को सब कुछ बोल डाला था। तुम जितने खतरनाक इंसान हो उतने ही तेज दिमाग के मालिक भी हो, तभी चीजों को इतनी जल्दी समझ जाते हो। रोज हर बार मेरा लोहा मान रही थी, लेकिन बार बार क्यों मान रही थी ये मेरी समझ से बाहर था। लेकिन तुम्हारा ये सब करना मेरी समझ से बाहर है। क्यों किया तुमने ये सब? इन सबको तुमने पैसों का लालच देकर अपने साथ मिला लिया होगा, लेकिन तुम क्या हासिल करना चाहती थी? मुझे उसका ये सब करने का कारण भी समझना था। बहुत लंबी कहानी है अनुज डार्लिंग, बची खुची रात सिर्फ मेरी कहानी सुनने में ही बीत जाएगी। रोज अजीब से स्वर में बोली। कोई नहीं, रात तो वैसे भी काली हो चुकी है। अब जब तक इस रात की कालीमा को सुबह का सूरज आकर डस नहीं लेता, तब तक तुम्हारी कहानी सुन ही सकते हैं, मैंने रोज को बोला। लेकिन रोज कहानी सुनाने की बजाय उस केबिन की ओर वापस बढ़ गई, जिससे निकलकर वो मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। मैंने भी अब उसके पीछे ही अपने कदम केबिन की अंदर बढ़ा दिए। इस वक्त जाफरीन, गुल और पुष्पा को रागिनी एंड कंपनी ने अपने घेरे में लिया हुआ था। उन सभी को अंदर करके रागिनी और पारुल केबिन के अंदर ही आ गए थे, मगर खबरी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बाहर गैलरी में ही खड़ा रह गया था। रोज के गुलाब सा चेहरा मुरझा सा गया था। शायद अपने सारे मोहरे और प्यादे पिटने का गम उसके चेहरे पर भी नजर आने लगा था। चारू और नमिता मेरे साथ ही खड़ी थी। रामनाथ आप्टे एक्सीडेंटली मेरे पापा हैं। उन्होंने मेरी माँ को अपने यहाँ नौकरी दी और फिर उनके साथ अपने संबंध बनाए। उन संबंधों की ही मैं उत्पत्ति थी, लेकिन मेरे जन्म के साल भर के भीतर ही मेरी माँ को आप्टे ने मरवा दिया था। रोज ने ये बोलकर क्षणिक चुप्पी साध ली थी। तुम नीलम की लड़की हो? तभी नमिता, जो अभी तक खामोश थी, बोल उठी थी। हाँ, मैं उसी बदनसीब औरत की बेटी हूँ। मेरा असल नाम शालिनी है। रोज नाम तो मुझे पुष्पा आंटी ने दिया था, जो मेरी माँ की सगी बहन है। रोज एक के बाद एक धमाके किए जा रही थी, लेकिन तुम्हारी माँ का ये दावा बिल्कुल झूठा था कि उनके आप्टे के साथ कोई संबंध थे। उस वक्त उसकी एक अलग ही कहानी सामने आई थी। तुम्हारी महरूम माँ ने एक बेहद सातिराना चाल चली थी, हमारी दौलत पर कब्जा जमाने की। नमिता ने रोज की बात पर पुरजोर तरीके से विरोध किया था। वो सब झूठ है जो आप्टे साहब ने अपने पैसे के बलबूते पर फैलाया था। रोज एकाएक चिल्ला पड़ी थी। पहले हमें उस सातिराना चाल के बारे में तो सुनने दो, उसे सुनकर ही सच झूठ का फैसला हो पाएगा। जाने जिगर,
मैंने रोज को समझाते हुए बोला। उसे सातिराना के साथ साथ घिनौना बोलना भी ज्यादा सही रहेगा। नमिता ने हिकारत भरे स्वर में बोला। उसे किस कैटेगरी में रखना है उसे बाद में तय कर लेंगे, पहले पूरी बात तो बताओ। मैंने खिन्न स्वर में नमिता को बोला। वही बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो अनुज। इसकी माँ नीलम हमारे घर में नौकरानी का काम करती थी। घर की साफ सफाई का काम भी उसी के जिम्मे था। मुझे अपनी बेटी के सामने भी इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि इसके पापा बहुत ही रंगीले किस्म के इंसान हैं और उनकी कहीं भी मुंह मारने की आदत थी। लेकिन वो घर के नौकर चाकर से हमेशा दूर ही रहते थे, क्योंकि उस वक्त घर में हम सब साथ ही रहते थे। ये बोलकर नमिता ने मेरी ओर देखा। फिर क्या हुआ? मैंने नमिता के रुकते ही बोला। उन्हीं दिनों चारू का जन्म हुआ था और हम अपने दूसरे बच्चे के जन्म में अंतर रखना चाहते थे, इसलिए हम उन पलों में सेफ्टी का ध्यान रखते थे। नमिता ने ढके छुपे स्वर में तरीके से बताया। फिर मैंने उसकी बात को समझते हुए बोला। मेरे पति यूज कॉन्डम को कहीं भी फेंक देते थे। इसकी माँ ने उन्हीं यूज कॉन्डम के जरिए एक अनोखा खेला कर दिया। उसने उस कॉन्डम में पड़े हुए सीमेन के जरिए IVF की मदद से खुद को प्रेग्नेंट कर लिया और आरोप मेरे पति के ऊपर लगा दिया कि वो आपटे के बच्चे की माँ बनने वाली है। नमिता के बात पूरी करते ही मेरे साथ साथ वहाँ मौजूद हर शख्स सन खड़ा रह गया था। ये तो अजीब है। मेरे मुँह से सिर्फ इतना ही निकला, आप गलत बोल रही हैं। रोज ने तुरंत नमिता की बात का विरोध किया। जाओ, जाकर मुंबई की अंधेरी के उस नवजीवन क्लिनिक में जाकर अपने जन्म की पूरी कहानी पता करो, जहां की रिपोर्ट में तुम्हारा IVF के जरिए जन्म होना लिखा है। नमिता ने थोक बजाकर बोला। हमारा DNA टेस्ट भी हुआ था, जिसमें मैं आपटे साहब की बेटी ही सिद्ध हुई थी। रोज ने हारे हुए स्वर में कहा। DNA टेस्ट तो उनकी बेटी तुम्हें प्रूफ कर ही देगा, क्योंकि पैदा तो तुम आपटे के सीमन से ही हुई थी। नमिता ने फिर से पुरजोर लहजे में बोला। रोज ने इस बार किसी और की तरफ न देखकर पुष्पा की तरफ शिकायती नजरों से देखा था। ये सच बोल रही है क्या आंटी? रोज ने खुद से नजरें चुराते हुए पुष्पा की तरफ देखकर पूछा। पुष्पा की चुप्पी ने ही नमिता की बात की सच्चाई बयां कर दी थी। अब तो तुम मानती हो कि ये सब आपटे की किसी करतूत की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें एक साजिश के तहत पैदा किया था। इस बार रागिनी ने रोज की तरफ देखते हुए बोला। रोज जो अभी तक खुद को एक सताई हुई अबला नारी के रूप में खुद को पेश कर रही थी, अब चुप्पी साध कर खड़ी हो गई थी। इसलिए तुमने अपनी माँ की मौत के लिए आपटे को जिम्मेदार मानते हुए इस साजिश को रचा था। मैंने फिर से रोज की जुबान खुलवाने की चेष्टा की। मेरी नजर में मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार आपटे ही था, इसलिए मैंने उसे बर्बाद करने का ठान ली थी। पुष्पा आंटी की मदद से मुझे आपटे के पेंट हाउस में आसानी से नौकरी मिल गई थी, क्योंकि मलकानी साहब आपटे के सॉलिसिटर थे और इसी वजह से वे पुष्पा आंटी के संपर्क में रहते थे। रोज ने कुछ पलों की चुप्पी के बाद फिर से बोलना शुरू कर दिया था। उसके बाद तुमने क्या किया? मैंने फिर से पूछा। एक बार आपटे के घर में घुसने के बाद मैंने आपटे साहब का भरोसा जीतना शुरू कर दिया और मैं उसमें कामयाब भी रही। उन्होंने मुझे चारू की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। उसका फायदा उठाकर मैंने अपने बॉयफ्रेंड अभी को चारू की लाइफ में प्लांट कर दिया, जिसने उसे नशे की लत लगा दी। उसके बाद चारू के खिलाफ आपटे को रिपोर्ट देने लगी और उसकी ड्रग्स की लत के बारे में बढ़ा चढ़ाकर आपटे को बताने लगी, जिससे गुस्सा होकर आपटे ने चारू के ऊपर शिकंज कसना शुरू कर दिया। उन्होंने इसके पैसों के सारे रास्ते बंद कर दिए और इसकी हालत भिखारियों वाली कर दी, जिसकी वजह से अपनी नशे की लत को पूरी करने के लिए चारू ने हर ऐरे गहरे के साथ सोना शुरू कर दिया। एक अरबपति की बेटी को मैंने एक कॉल गर्ल टाइप की लड़की बनाकर रख दिया था। रोज ने इस बार चारू की ओर देखा। अभी उसकी आंखों में मुझे पछतावे की कोई झलक नहीं दिखी थी। तुम तो बहुत बड़ी कमीनी निकली, चारू ने अपनी आंखों से चिंगारी बरसाते हुए कहा। उसके बाद तुमने अपने प्लान को कैसे आगे बढ़ाया? रागिनी के मन में भी इस वक्त ढेरों सवाल तैर रहे थे। मेरे रास्ते में सिर्फ दो ही अड़चन थी, एक चारू और दूसरी नमिता। शुरू में मुझे लगा कि मैं अगर इन दोनों को रास्ते से हटा दूं, तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। DNA रिपोर्ट के आधार पर मैं खुद को आपटे की बेटी सिद्ध कर ही दूंगी और अपनी नपुंसकता के चलते आपटे कोई दूसरी शादी करके कोई और वारिस पैदा नहीं कर सकता।
इसलिए मैं इन दोनों को मारने का प्लान बनाया था। लेकिन ये प्लान मैंने कोई रातों रात नहीं बनाया था। उसके लिए 3 साल का शतरंज की चालों की तरह से अपने गुर्गों और प्यादों को हर जगह फिट किया था। अभी को चारू की जिंदगी में, शमशेर को नमिता के घर में और मलकानी के यहाँ तो मेरी आंटी पहले से ही मौजूद थी। रोज ने उस बार सीधा मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, लेकिन मलकानी को किस लिए मारा? वो तो वैसे भी तुम्हारी पुष्पा आंटी का सदाई था। वो तुम लोगों से बाहर तो जा ही नहीं सकता था। मैंने लगे हाथों इस गुत्थी को भी सुलझाना चाहा। मलकानी ठरकी जरूर था, लेकिन बेईमान नहीं था। तुम्हारे ऊपर जो उसका गलत इंप्रेशन बना था वो गलत था। उसने वसीयत में कोई फेरबदल नहीं की थी। वसीयत में अब भी सब कुछ चारू के नाम ही है। यहाँ तक कि उसकी माँ नमिता को सिर्फ गुजारे लायक पैसे ही उस वसीयत में मिले हैं। 1 साल के बाद सब कुछ चारू के नाम ट्रांसफर हो जाना था। आपटे के हाथ से पावर चली जाने वाली थी। इन हालात में अगर एक बार चारू के नाम सब कुछ हो जाता तो मेरे भी सारे रास्ते बंद हो जाने थे। चारू और नमिता की मौत के बाद आपटे एकमात्र वारिस बचता और आपटे की एकमात्र वारिस मैं होती। रोज ने बहुत दूर की सोच का पूरा प्लान बयान किया। फिर मलकानी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि ऐसी कोई वसीयत ही नहीं है। मैंने पुष्पा की तरफ देखते हुए पूछा। वो हर हाल में चारू को उसकी 21 साल की उम्र पूरी होने के बाद उसे उसका हक दिलाना चाहते थे, इसलिए किसी को वो वसीयत के बारे में सही बात नहीं बताते थे। कोई न कोई कहानी बनाकर पूछने वालों को भगा देते थे। पुष्पा ने मेरी बात का जवाब दिया, ओह, लेकिन इसी वजह से मुझ पर उनका लालची और धोखेबाज होने गलत प्रभाव पड़ा था और मैं उन्हें काफी भला बुरा भी कह आया था। लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी भी वही है कि मलकानी को मारने का क्या औचित्य था। मलकानी को अगर नहीं भी मारती तो तुम आपटे की वारिस तो बन ही सकती थी। मैंने रोज से वाजिब सवाल किया था। आपटे को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया था कि हम लोग चारू और नमिता के साथ क्या करने वाले हैं और हम नहीं चाहते थे कि कोई भी हमारा राजदार हो जो कल को हमारे पूरे प्लान पर ही पानी फेर दे। इसलिए मलकानी को यहाँ बुलाकर मारा गया, क्योंकि बीच समुद्र में इन सभी लाशों को डुबाना आसान था। किसी को पता नहीं चलता कि ये लोग कहाँ गायब हो गए। इस बार पुष्पा आंटी ने अपने मुखारविंद को बोलने का कष्ट दिया। रोज और पुष्पा के हिसाब से मलकानी अपने काम के प्रति तो ईमानदार था, लेकिन अपनी ठरकपन के चलते गलत औरत की सोहबत के चक्कर में मारा गया।